हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास में। अभी हम लोग करंट अफेयर 2-3 दिन से नहीं आ रहा था, तो थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, इसी की वजह से। और एक वीडियो भी हम लोग डाले थे लोग, तो बोर्ड में से मतलब धुआं निकल गया था, तो इसीलिए बहुत दिन से करंट रुका था। तो खैर अब कंटिन्यू होगा। बोर्ड टीम आई थी, बोर्ड देख लिए, तो अब सही चल रहा है। तो वो और डेली अब हम लोग का जो है ना, बहुत सारा एपिसोड आएगा जो बीपीएससी के लिए और दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी का भी पूरा चल रहा है शुरू से, और बीपीएससी में भी 3 महीना बचा है। तो एक वीडियो भी डाला गया है सर के द्वारा, तो उसमें बताया गया है कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना है। बाकी जो हम लोग करंट है वो तो हैं ही। तो और हम लोग का एक न्यू करंट भी वीडियो चल रहा है, ठीक है, उसको भी आप लोग वॉच कीजिएगा, वो बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग आज का जो करंट है इसकी बात करें तो आप लोग डेली जानते ही हैं कि बिहार करंट अफेयर हम लोग लेके आते हैं। तो आज भी आया है बिहार करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित है। और बाकी जो 4-5 दिन का करंट जो छूटा है, हम लोग जो मंथली किया जाएगा ना, अभी हम कल ही या परसों मंथली लाएंगे, तो मंथली वाले में जो 4-5 दिन का छूटा है ना, वो रिकवर करा देंगे। उसका टेंशन मत लीजिए कि वो आप लोग का छूटेगा कभी, ठीक है। तो ये वीडियो है बिहार करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित। और इस जो हम लोग का मटेरियल रेडी होता है, वो तो मटेरियल रेडी जो हम लोग का होता है वो होता है 6 अखबारों के निचोड़ से, ठीक है। 6 अखबार के निचोड़ से होता है। सबसे बेस्ट पढ़ाई बोला जाता है कि अखबार से ही होता है। और जितना पॉसिबल हो पाए, कभी कभी समय रहता है तो हम लोग पेपर का कटिंग भी दे देते हैं। आज समय नहीं था तो उतना पेपर का कटिंग नहीं डाला गया, लेकिन जब टाइम मिलेगा तो हम लोग पेपर का कटिंग डाल देंगे। तो 6 अखबारों के निचोड़ से हम लोग का मटेरियल रेडी होता है, और 4-5 मैगजीन भी है। और ये जो वीडियो है मुख्य रूप से बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी 69 है जो आने वाला है, उसके लिए और बिहार दरोगा के लिए। अगर आप लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं तो बिहार का जो विविध होता है ना, विविध सेशन का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर कंटिन्यू आप लोग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हर वीडियो के पहले हम लोग जिलावार करंट ला रहे हैं। और जिलावार करंट में आज बात कर देंगे पश्चिमी चंपारण की। और आज पश्चिमी चंपारण हो जाएगा तो तिरहुत प्रमंडल में जितना 6 जिला है उसका करंट आप लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तिरहुत प्रमंडल का करंट खत्म हो जाएगा। तो आज बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। और आज अगर पश्चिमी चंपारण खत्म होगा तो इसके साथ साथ आपका 12 जिला का करंट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि महीना में हम लोग उतना करंट दे दिए हैं, ठीक है। 12 जिला खत्म होगा, बचा जो रहेगा वो हम लोग हर वीडियो के स्टार्टिंग वो करा के समाप्त करा देंगे। बात करेंगे पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में देखिए, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? टेक्सटाइल पार्क का स्थापना होगा बेतिया के कुमार बाग में। उसके बाद देखिए पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा, ठीक है। वाल्मीकि नगर बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर, तो यहीं पे क्या बनेगा? पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बनेगा, ठीक है। ये बिहार का पहला। उसके बाद देखिए बिहार, ठीक है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ये बिहार का एकमात्र है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछ देगा तो 1978 होगा। कब होगा? 1978 में हो जाएगा इसका स्थापना, ठीक है। उसके बाद देखिए बेतिया का जो चनपटिया मॉडल है, ठीक है, बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पत्ती शुरू की गई है, ठीक है। जो प्रवासी मजदूर है जो कोरोना में घर से बेघर हो गए थे उनके लिए, ठीक है, रोजगार देने की पत्ती शुरू की गई। कहाँ? बिहार का चनपटिया मॉडल के माध्यम से। ये चनपटिया मॉडल का जो माध्यम है ना, जो प्रवासी मजदूर कोरोना में जो बेरोजगार हो गए थे, जो दूसरे जगह से आए थे, ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे सिलाई का काम जो करते थे ना, तो उनके द्वारा मिल के अपने ग्रुप बना के, ठीक है, वहाँ पे सिलाई का काम चालू किया गया था, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं चनपटिया मॉडल। और उसी के हिसाब से टेक्सटाइल पार्क बनेगा, ठीक है। टेक्सटाइल पार्क उसी लिए बनेगा। उसके बाद से जो ये चनपटिया मॉडल है, इसी के माध्यम से बिहार में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पत्ती शुरू हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क, ठीक है, टेक्सटाइल मैत्री पार्क। तो देखिए टेक्सटाइल वाला शुरू हुआ, सिलाई वहां का मजदूर लोग किए लोग, तो टेक्सटाइल से 3-4 बात आ गया। टेक्सटाइल मैत्री पार्क हो गया कहां? चनपटिया में। टेक्सटाइल पार्क हो गया कहां? बेतिया के कुमार बाग में। उसके बाद देखिए चनपटिया मॉडल, इसी के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। और बात करें पश्चिमी चंपारण की, तो पश्चिमी चंपारण आता है कहाँ? पश्चिमी चंपारण आता है तिरहुत प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो उसमें आता है 6 जिला। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब जिला खत्म हो चुका है। अभी तो मैप नहीं है फिलहाल, तो मैप के माध्यम से हम लोग अभी तिरहुत आपको बता देंगे तो पूरा माइंड में छप जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम लोग पहले सवाल की। पहला सवाल है हाल ही में बिहार का खेता कढ़ाई, ठीक है, खेता कढ़ाई कला खबरों में है। बताएं कि किस वर्ष इस कला को यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। देखिए ये जो खेता कढ़ाई है ना, ये एकदम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फेमस हो गया। फेमस क्यों हुआ है? क्योंकि आप लोग जानते हैं G20 की बैठक हुई थी 20 से 23 जून तक। कहां? बिहार में हुआ था। बिहार में उसका थीम था L20, मतलब लेबर 20, ठीक है। हम लोग
वीडियो में कवर किए हैं लोग, और जो वीडियो में हम लोग कवर किए हैं उसमें जो L20 का जो बैठक हुआ था पटना में, उसमें जो भी लोग आए थे ना, उनको ये खेता कढ़ाई जो है ना, खेता कढ़ाई जो कला है, ये गिफ्ट में दिया गया था। ठीक है, जब गिफ्ट में दे दिया गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फेमस हो गया। ठीक है, जब फेमस हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि खेता कढ़ाई है कहाँ का। ठीक है, और इसको किस वर्ष यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इसकी बात करें तो इसको सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था 2022 में। कब शामिल किया गया था? 2022 में। अब जब 2022 में इसको शामिल किया गया, और बात करें खेता कढ़ाई की, खेता कढ़ाई का संबंध है किशनगंज से। कहां? किशनगंज से। किशनगंज वही किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला जहां चाय की खेती होती है। और भारत में बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज का स्थान है 5वां। खेती में कितना है? चाय की खेती में 5वां स्थान है। और बात हो रही है किशनगंज की, तो हाल फिलहाल में पीछे एक और करंट आया था कि बिहार के जितने भी सरकारी जो ऑफिस है ना, उसमें जो चाय पिलाया जाएगा वो मतलब बिहार में उत्पादित चाय ही होगा। ठीक है, बिहार में उत्पादित चाय होगा। भारत में 5 नंबर पे हो गया किशनगंज। ठीक है, 5 नंबर पे हो गया किशनगंज। और यहाँ बात हो रही है यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, ये खेता कढ़ाई को कब किया था? 2022 में। और जो किशनगंज और चाय की बात करें तो चाय इसीलिए फेमस है भारत में क्योंकि जब GI टैग आया था ना, जो 10 साल के लिए दिया जाता है ग्लोबल इंडिकेटर, तो भारत में पहला GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। कब दिया गया था? 2004 में। 2004 में GI टैग मिला था। ठीक है, GI टैग मिला था, और यह भारत का पहला GI टैग था। क्या था? भारत का पहला। ठीक है, भारत का पहला GI टैग था। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को मिला था। ठीक है, तो GI टैग से ये याद रखिएगा, ग्लोबल इंडिकेटर। और बात करें हाल फिलहाल में बिहार का सबसे लेटेस्ट जो GI टैग है, सबसे लेटेस्ट GI टैग की बात करें तो अभी हम लोग पश्चिमी चंपारण की बात कर रहे हैं ना, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण का ही मिर्चा धान को मिला है। वो करंट में नहीं लिखा था, हम अलग से लिखवाने वाले थे। तो मिर्चा धान, किसको? मिर्चा धान। ठीक है, मिर्चा धान। ठीक है, मिर्चा धान को मिला है 2023 में। कहा? अब 2023 में मिला है GI टैग। ठीक है, बिहार का पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में GI टैग मिला है। किसको? मिर्चा के धान को। GI टैग का शुरुआत हुआ है 2004 में। दार्जिलिंग के चाय को पहली बार मिला है GI टैग। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहां पे थे लोग? हम लोग थे लोग खेता कढ़ाई पे। किशनगंज बता दिया, किशनगंज का स्थान भारत में 5 नंबर पे है चाय उत्पादन के मामले में। ठीक है, और 2022 में खेता कढ़ाई को यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए। अब देखिए इस क्वेश्चन के डिस्कशन की हम लोग बात करेंगे, तो इसके डिस्कशन में देखिए इसका अब L20 के बारे में आप लोग देख लीजिए। L20 की बात करें तो उसके थीम की बात करते हैं। ठीक है, थीम के देखिए, एक परिवार और एक भविष्य। ठीक है, थीम के साथ 2022-23 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में, और बिहार की राजधानी पटना में कहां? स्पेसिफिक प्लेस पूछ देगा तो सम्राट अशोक कन्वेंशन। ठीक है, ठीक है, सम्राट अशोक कन्वेंशन के ज्ञान भवन और बापू सभागार। ठीक है, ज्यादा डीप में जाएगा तो यहां तक जाएगा बापू सभागार और ज्ञान भवन। ठीक है, G20 के तहत L20। ठीक है, L20 देखिए भारत में होगा मतलब 18-20 जगह पे होगा G20 का बैठक, और हर जगह पे ना स्पेसिफिक थीम के साथ हो रहा है। बिहार का था लेबर 20। ये जब समाप्त होगा तो हम लोग करंट के वीडियो में पूरा कवर करेंगे उसको, कहां क्या थीम था। फिलहाल बिहार स्पेसिफिक के हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि L20 मतलब श्रम 20 का आयोजन किया गया था पटना में 20 से 23 जून को ज्ञान भवन और बापू सभागार में। ठीक है, उद्घाटन की बात करें तो बिहार के 41वें, ठीक है, 41 नंबर के राज्यपाल, 41वें राज्यपाल जो वर्तमान में रविंद्र विश्वनाथ अगेलकर है, रविंद्र विश्वनाथ अगेलकर है। ठीक है, इस बैठक में शामिल हुए मेहमानों को बिहार से जुड़ी कला और संस्कृति के माध्यम से सम्मानित किया गया था। ये जो सब कोई आया था यहाँ पे, बिहार का जितना भी हिस्टोरिकल प्लेस है ना, म्यूजियम हो गया बिहार म्यूजियम, ठीक है, जो एकदम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फेमस है, वहां भी विजिट कराया गया था। तो देखिए वही लिखा है कि मेहमानों को बिहार से जुड़ी कला और संस्कृति के माध्यम से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और खेता कढ़ाई इन्हीं में से एक है। खेता कढ़ाई इन्हीं में से एक है। देखिए, और खेता कढ़ाई जो है ना, मतलब स्पेसिफिक एक होता है ना, जाति बोल दीजिए या व्यक्ति समूह बोल दीजिए, विशेष वर्ग समूह बोल दीजिए, उनके द्वारा ये खेता कढ़ाई की जाती है। तो खेता कढ़ाई कहाँ का हो गया? किशनगंज जिला का, हम आपको बताए हैं। और किशनगंज जिले में कहाँ पूछ देगा तो वहां शेर शाहबादी मुस्लिम महिलाएं। कहाँ? शेर शाहबादी मुस्लिम महिलाएं, शेर शाहबादी मुस्लिम महिलाएं, याद रखिएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन था, इतना क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। GI टैग था 2004 में मिला था पहली बार। किसको? दार्जिलिंग के चाय को। लेटेस्ट वाला पश्चिमी चंपारण का मिर्चा धान 2023 में। और किशनगंज चाय के मामले में पूरे भारत में
5 नंबर पे आता है, चाय के मामले में 5 नंबर पे आता है। और बिहार का जितना भी सरकारी ऑफिस है वहाँ किशनगंज का उत्पादित चाय पिलाया जाएगा। और किशनगंज के चाय की बात करें तो उसमें बताया जाता है कि जो किशनगंज का जो बागवानी है ना चाय का, वो एकदम नया है और चाय की पत्ती भी नहीं है, इसीलिए उसका टेस्ट कुछ अलग आता है, ठीक है। और पूरे भारत में 5 नंबर पे चाय में, याद रख लीजिएगा। और कितने नंबर पे क्या है, फल सब्जी या फूल वगैरह हम लोग आपको बताए थे पिछले वीडियो में, आने वाले वीडियो में एक बार और कवर कर लेंगे। और ये देखिए पेपर का कटिंग है, ठीक है। क्या लिखा है, G20 के अतिथियों का किशनगंज के खेता कढ़ाई से होगा स्वागत। किशनगंज के खेता कढ़ाई से होगा स्वागत। और देखिए बिहार की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ महिला सशक्तिकरण से भी रूबरू होंगे अतिथि, ठीक है। ये महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, यही सब जो है कढ़ाई का कार्य होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं खेता कढ़ाई। 2022 में यूनेस्को ने अब इसे अपनी विरासत सूची में शामिल किया था। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़कर नहीं चल सकते। अब देखिए ये जो हम लोग लाए हैं वन जीव अभ्यारण्य लाए हैं, और ये जो वन जीव अभ्यारण्य है ना, बिहार का पूरा है, A to Z, इसमें से एक भी नहीं छूटा है, ठीक है। एक भी नहीं छूटा है, इतना याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिया है भीम बांध अभ्यारण्य। भीम बांध अभ्यारण्य की बात करें तो ये है मुंगेर में। कहाँ है, मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए मुंगेर का बात आ गया, मुंगेर के बारे में 2-3 बात जान लीजिए। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर में होगा, ठीक है। बताते चलते, क्योंकि सब बता देते उसके बाद बताते तो बहुत हौच-पौच हो जाता है। मुंगेर में विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, भारत का दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय, दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय मतलब वन का विश्वविद्यालय भारत का दूसरा हो गया मुंगेर में। पहला पूछ देगा तो तेलंगाना में, पहला तेलंगाना में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुंगेर के बारे में एकदम लेटेस्ट है। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध, क्या लिखा है, गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य की बात करें तो गौतम बुद्ध का संबंध तो बोध गया से है, इसलिए गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य नाम से रिलेट करके गया याद कर लीजिए। क्या, गया, ठीक है, गया हो गया। उसके बाद देखिए कांवर झील, ठीक है। कांवर झील की बात करें तो कांवर झील है बेगूसराय में। कहाँ है, बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय, ठीक है। कांवर झील है बेगूसराय हो गया। उसके बाद देखिए कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य नाम से ही क्लियर है, कैमूर में होगा। कहाँ होगा, कैमूर में, ठीक है, कैमूर में होगा, कैमूर में हो गया। उसके बाद देखिए नागी डैम, ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य। देखिए दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। ये जो नागी नकटी है ना, ये दोनों है जमुई में। कहाँ है, जमुई में, जमुई से याद रखिएगा, दोनों है जमुई में। इसको हम लोग नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य याद करते हैं तो दोनों है जमुई में, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसको याद रखिएगा। नागी नकटी हो गया जमुई में। उसके बाद देखिए पंथ राजगीर वन जीव अभ्यारण्य। पंथ राजगीर वन जीव अभ्यारण्य, तो राजगीर तो आप लोगों को पता है नालंदा जिले में आता है, तो राजगीर पंथ और राजगीर जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, नालंदा में। कहाँ हो जाएगा, नालंदा में, ठीक है, नालंदा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य की बात करें तो उदयपुर है पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। एक बार दरोगा में यही वाला क्वेश्चन पूछ दिया था, पता है उदयपुर क्यों पूछा था, क्योंकि उदयपुर एक, ठीक है, वहाँ भी है, कहाँ, राजस्थान में भी है, इसीलिए पूछ दिया था उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। उसके बाद देखिए वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करें तो यह है भागलपुर में। कहाँ है, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। थोड़ा राइटिंग इस पर अच्छा नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा अपना, भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में है क्या, विक्रमशिला। उसके बाद देखिए बरेल, ठीक है, बरेल झील सलीम अभ्यारण्य, ठीक है, बरेल झील सलीम अभ्यारण्य क्या आएगी, तो यह है वैशाली में। कहाँ है, वैशाली में है, ठीक है, वैशाली, ठीक है, ये है वैशाली में, देख लीजिएगा वैशाली में है ये वाला। उसका देखिए कुशेश्वर, ठीक है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो कुशेश्वर है दरभंगा में। कहाँ है, दरभंगा में है, ठीक है, ये है दरभंगा में, ठीक है, तो ये हो गया दरभंगा में। उसके बाद देखिए गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह है कटिहार में। कहाँ है, कटिहार में है, कटिहार में, ठीक है, कटिहार लिख देते हैं। कटिहार में पता है हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्लाइड में आता भी नहीं है। कल से अगर लाएंगे तो इतना थोड़ा आज एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, लाएंगे तो 2 पार्ट में ला देंगे ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि 2 पार्ट में अगर लाते हैं तो फिर दूसरे दिन लाने में होता है ना, इतना ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि भूल जाते हैं लोग कि क्या लाना है क्या नहीं, फिर पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। इसीलिए सब एक लाए हैं,
बैक करके देख लीजिएगा अपना, मतलब बोल तो पूरा दिए हैं, उसके हिसाब से समझ जाइएगा, ठीक है। और ये वाल्मीकि वन जीव अभयारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना तो हम बता दिए थे 1978 में, ठीक है। 1978 में स्थापना हुई थी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करें 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अब पूछ देगा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। प्रोजेक्ट चीता पूछ देगा तो चीता आया था 2022 में। प्रोजेक्ट चीता 2022, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट चीता लाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। पूछ देगा प्रोजेक्ट टाइगर किसके द्वारा लाया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। और यहाँ विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभयारण्य है ना, देखिए डॉल्फिन से याद आया कि राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये है आपको पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। उसके बाद डॉल्फिन है तो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और डॉल्फिन दिवस जो मनाया गया ना, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि डॉल्फिन दिवस मनाया जाए, इसीलिए डॉल्फिन दिवस मनाया गया 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को मनाया गया डॉल्फिन दिवस, ठीक है। तो डॉल्फिन से याद कर लीजिएगा। और ये हो गया कि जो विक्रमशिला हो गया डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में हो गया। अब राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हो जाएगा पटना में। 5 अक्टूबर को हो जाएगा डॉल्फिन दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हो जाएगा। और डॉल्फिन को आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव है। और बिहार सरकार ना स्पेसिफिक दिवस लाया है, वो बिहार से है केवल, ठीक है, केवल बिहार से है। और बिहार से पूछ देगा तो हम लोग पिछले वीडियो में बहुत बार उसको लाए हैं, फिर भी 2-4 बोल देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मेघा दिवस। जब बात होगी मेघा दिवस की, तो मेघा दिवस हो जाएगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद का जन्म जयंती है उस दिन, ठीक है, जयंती है। उसी दिन मेधावी छात्र जो है ना, उनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। 3 दिसंबर हो गया मेघा दिवस, 5 अक्टूबर हो गया राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये याद कर लीजिएगा। 7 अगस्त हो जाएगा संग्रहालय दिवस। 7 अगस्त संग्रहालय दिवस है। राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो 7 अगस्त हो जाएगा भाला फेंक दिवस, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। 7 अगस्त में बिहार में मनता है संग्रहालय दिवस, ठीक है। अब 22 मार्च तो बिहार दिवस आप लोगों को पता है। तो ये हो गया पूरा अभयारण्य है, इसमें से एक भी नहीं छूटा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो पीछे कर लीजिएगा, तो हम बोले हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये हम लोग का करंट अफेयर, बहुत बच्चे बोल रहे थे करंट अफेयर का देने के लिए, तो ये करंट अफेयर का हम लोग का एज इज इट स्पेलिंग दबाइएगा ना, तो स्पेलिंग इसी तरह सेम टू सेम आ जाएगा। तो स्पेलिंग डाल के आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें इसका लिंक भी दे दें ये वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का करंट अफेयर का, ये स्पेलिंग ऐसे ही क्लिक कीजिएगा। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत सरकार के चिप टू स्टार्टअप योजना के तहत बिहार के कितने संस्था को चुना गया, ठीक है। बिहार के चिप टू स्टार्टअप योजना कौन है? भारत सरकार का योजना है। कौन योजना? चिप टू स्टार्टअप योजना। कौन योजना? चिप टू स्टार्टअप योजना। पूछ रहा है इसमें बिहार के कितने संस्था को चुना गया, तो बिहार के 3 संस्था को चुना गया है। कितने संस्था को? 3 संस्था को चुना गया है। चिप टू स्टार्टअप योजना के तहत बिहार के 3 संस्था है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के डिस्कशन की बात कीजिए। देखिए डिस्कशन देख के अगर क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। मोबाइल लाइन में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि समझ में आया नहीं आया, रटने का कोई मतलब बनता है नहीं ना बनता है, इसीलिए समझ के पढ़िए। डिस्कशन की बात करें तो देखिए, बिहार को सेमीकंडक्टर हब बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने चिप टू स्टार्टअप योजना की है, ठीक है। चिप टू स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिसमें 103 शैक्षणिक संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। शुरू में 103 शैक्षणिक संस्थान है, कितना है? 103, ठीक है। इन संस्थानों में अब बिहार का 3 कौन कौन है वो देखिए। IIT पटना, कौन है? IIT पटना। उसके बाद है NIT पटना, NIT पटना है। उसके बाद है ट्रिपल IIT भागलपुर, ट्रिपल IIT भागलपुर को शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, केंद्र सरकार के IT मंत्रालय ने पूरे देश में ऐसे 86,000 डिजाइन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और देखिए अभी भारत में कहां से आयात होता है ये चिप कंडक्टर का, तो 2 देश से आयात होता है। कहां से? 2 देश से। पहला होता है चाइना से, और दूसरा होता है कोरिया से। चाइना और कोरिया से होता है। और 3 संस्था कौन कौन हो गया? IIT पटना, NIT पटना और ट्रिपल IIT भागलपुर। अब इसमें जो सबसे लेटेस्ट करंट बना है वो बना है NIT पटना से। NIT पटना पूरे भारत का पहला NIT होगा जहां हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा बिहार के बारे में एक आपको मतलब
एक फैक्ट बताते हैं, पूछ देगा दुनिया का सबसे लंबा या सबसे बड़ा वाईफाई जो रेंज होता है ना, जैसे वाईफाई कवर करने वाला एरिया, जैसे आप लोग स्टेशन पे जाते होंगे तो स्टेशन पे आपको वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो वहाँ वाईफाई ऑन करते हैं तो स्टेशन के एरिया भर में रहता है। तो पूछ देगा विश्व का सबसे लंबा वाईफाई जोन कहाँ है, वो सबसे लंबा वाईफाई एरिया कहाँ है, तो वो पटना में। ठीक है, नीतीश कुमार इसका उद्घाटन किया था, बहुत पुराना करंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता दिए क्योंकि विश्व स्तर पर यह है। ये एनआईटी पटना से लेकर दानापुर तक जाता है, एनआईटी पटना से लेकर दानापुर तक जाता है। हमको विश्वास नहीं होता तो हम सर्च करके देखे थे तो ये मतलब सच में ऐसा था। ठीक है, लेकिन कनेक्शन पकड़ता नहीं है। ठीक है, इसीलिए केवल सर्च करके देख लीजिएगा तो कनेक्शन नहीं पकड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें हम लोग लाए हैं जनगणना के बारे में। कभी कभी हम लोग लिटरेसी रेट ला देते हैं, इसमें हम लोग कवर किए हैं जनगणना को। देखिए 2011 का ही जनगणना आएगा एग्जाम में, 2021 वाला नहीं हुआ है तो नहीं आएगा। और जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछता है। और कंफर्म क्वेश्चन की बात करें तो पूछेगा अगर साक्षरता से, लिटरेसी रेट से, तो लिटरेसी रेट में हम लोग पूरा कवर कर दिया, पुरुष कहाँ ज़्यादा है, महिला कहाँ कम है, और ओवरऑल में कौन ज़्यादा है, ओवरऑल में कौन कम है। तो देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है, 61.80% है साक्षरता दर। पूछ देगा बिहार में टोटल वन कितना है, तो वन है 7.84%, 7.84%। एरिया पूछ देगा तो 7,380 किलोमीटर, कितना, 7,380 किलोमीटर। ठीक है, ये हम बता दिए वन का। ठीक है, वन वाला याद आया है तो बता दिए वन कितना है, 7.84% है। किलोमीटर में पूछेगा 7,380 किलोमीटर। सबसे ज्यादा वन पूछ देगा तो कैमूर में होगा, सबसे कम वन पूछ देगा तो होगा आपको जहानाबाद में। कैमूर में सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा वन का परसेंटेज पूछेगा तो 69.60%, 69.60%। जहानाबाद में 0% वन है। ये हो गया सबसे ज्यादा वन, सबसे कम वन, सबसे ज्यादा कैमूर में, सबसे कम जहानाबाद में। पूछ देगा बिहार में सबसे घना वन कहां है, तो सबसे घना वन होगा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, सबसे घना वन पश्चिमी चंपारण में, सबसे ज्यादा वन तो कैमूर में, सबसे कम वन जहानाबाद में। सबसे ज्यादा कैमूर में 69.60%, सबसे कम जहानाबाद में 0%, और सबसे घना हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। पूरे बिहार में पूछेगा तो 7.84% वन है। किलोमीटर में पूछ देगा 7,380 किलोमीटर, 7,380 किलोमीटर। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या साक्षरता दर, साक्षरता कितना है, 61.60%, 61.80% साक्षरता है। इसमें ओवरऑल पुरुष कितने साक्षर है, पुरुष की बात करें तो पुरुष साक्षर है 71.2%, कितना, 71.2% पुरुष साक्षर है। जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है, कितना है, 51.5%। तो ये हो गया स्पेसिफिक पुरुष, ये हो गया स्पेसिफिक महिला। इसको याद करना होगा तो एक ही याद कीजिएगा, या तो 71 याद कीजिएगा नहीं तो 51, या तो 71 नहीं तो 51। 51 याद कीजिएगा तो 20 आगे बढ़ जाइएगा, 71 याद कीजिएगा तो 20 कम हो जाइएगा। ठीक है, जो याद करने में आपको सुविधा हो आप याद कर सकते हैं, लेकिन दोनों मत रटिएगा। ठीक है, 20 आगे पीछे घटा बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर पूछे तो सर्वाधिक साक्षरता दर है रोहतास में। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर है रोहतास में 73.37%। यह सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष और महिला मिला के बोल रहा है तो रोहतास में हो जाएगा। और सबसे कम साक्षरता दर बोले तो यह हो जाएगा पूर्णिया में, सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में हो गया। ठीक है, ये तो परसेंटेज हो गया। अब ये हो गया स्पेसिफिक जगह का, सबसे ज्यादा रोहतास, सबसे कम पूर्णिया। उसके बाद देखिए अब पूछ देगा स्पेसिफिक बिहार में पुरुष साक्षर सबसे ज्यादा कहां है, तो बिहार में पुरुष की साक्षरता की बात होगी तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर है रोहतास में। कहां है, रोहतास में साक्षर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये हो जाएगा सबसे कम पुरुष, सबसे ज्यादा हो गया रोहतास में, और सबसे कम पुरुष कहाँ का साक्षर है तो पूर्णिया के। सबसे कम पढ़े लिखे पूर्णिया में। अब देखिए सबसे ज्यादा महिला कहाँ की पढ़ी लिखी है, तो महिलाओं की बात करें पढ़ने लिखने की तो रोहतास में। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे कम महिला की बात होगी तो सबसे कम हो जाएगा सहरसा में, सबसे कम हो जाएगा सहरसा में। देखिए इसका परसेंटेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछेगा तो ओवरऑल पूछेगा। क्या पूछेगा, ओवरऑल। ओवरऑल पूछेगा तो पुरुष वाला 71.2% और महिला वाला 51.5%। 0.5 के बाद छोड़ दो, मतलब पॉइंट के बाद ही छोड़ दीजिएगा, 5 और 2 कोई दिक्कत नहीं है। 71 51, 71 51, पुरुष में 71 महिला में 51, पुरुष में 71 महिला में 51। ठीक है, बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, पुरुष में 71 महिला में 51। अब देखिए सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ का पढ़े लिखे हैं, तो सबसे ज्यादा पुरुष हो जाएगा
रोहतास के, ठीक है। सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं रोहतास के, और सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष है पूर्णिया के, और सबसे ज्यादा महिला पढ़ी लिखी है रोहतास की, और सबसे कम महिला पढ़ी लिखी है सहरसा की, ठीक है। अब देखिए पुरुष और जो महिला है ना ये दोनों एक ही है, रोहतास और रोहतास, ठीक है। रिलेट कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा में पूछे पुरुष हो या महिला हो तो सहरसा, सॉरी रोहतास। सबसे ज्यादा में पूछ देगा तो रोहतास हो जाएगा, पुरुष पूछे या महिला पूछे रोहतास ही होगा, ठीक है। और कम में पूछेगा तो पुरुष हो जाएगा पूर्णिया और महिला हो जाएगा सहरसा। ये पुरुष महिला तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए पुरुष महिला दोनों मिला के पूछ देगा ना तो हो जाएगा रोहतास, पुरुष महिला मिला के पूछ देगा रोहतास। तो रोहतास कितना हो गया, रोहतास हो गया 3 गो, रोहतास हो गया 3 गो। उसके बाद देखिए और सबसे कम पूछ देगा मिला जुला के तो हो जाएगा पूर्णिया में, रोहतास 3 में हो गया। सबसे ज्यादा पुरुष महिला मिला के रोहतास में, सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ के तो रोहतास में, सबसे ज्यादा महिला कहाँ के तो रोहतास में, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे कम साक्षरता पूछ देगा तो हो जाएगा पूर्णिया में, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता पूछेगा पुरुष का तो ये भी हो जाएगा पूर्णिया में, बस एक सहरसा आ रहा है तो सहरसा में सबसे कम महिला पढ़े लिखे, यही एक मतलब वैरी कर रहा है, नहीं तो केवल रोहतास और पूर्णिया ही है, ठीक है। केवल रोहतास और पूर्णिया ये रिलेट कर लीजिएगा। 71% पुरुष है, 51% महिला, ठीक है। इसको बार बार देखिएगा, हम लोग आने वाले वीडियो में बहुत रिपीट कराएंगे तो आपको ये याद ही हो जाएगा। आज बस एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार नजर से गुजर गया ना, दूसरी बार में अभी अगर 10% भी याद होगा तो दूसरी बार में हम लोग 50% याद करा देंगे, इसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और रिवन रिपोर्ट हम बार बार बताएंगे, रटने का जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में एकदम छप जाएगा, बस कंटिन्यू वीडियो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार के सभी जिलों में कितने गांव को गोद लेकर, ठीक है, वहां के लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल का निर्णय लिया, ठीक है। कुछ दिन पहले बहुत पुराना करंट हो गया, अभी तो पूछेगा नहीं, सांसद के द्वारा गांव गोद में लिया जाता था, ठीक है। सांसदों के द्वारा गांव में गोद में लिया जाता था, अब लिया जा रहा है किसके द्वारा गांव गोद में लिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये बिहार का गांव गोद में ले रही है, ठीक है। बिहार के गांव को गोद में ले रही है तो यहां की बात करें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो बिहार के गांव को गोद में ले रही है, पूछ रहा है बिहार के सभी जिलों में, ठीक है, 38 गो जिला है ना, तो 38 जिलों में कितने गांव को गोद लेकर वहां के लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करने का निर्णय लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल से हो रहा है बिहार में, राष्ट्रीय लेवल से हो रहा है बिहार में, तो पूछ रहा है सभी जिला में कितना गाँव लेगा, तो सभी जिला में एक एक गाँव लेगा, एक एक के हिसाब से 38 गो गाँव ले लेगा गोद में, कौन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अब ये लेगा क्यों, इसके डिस्कशन की बात देखिए, क्यों ले रहा है। देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर पर शहर के डॉक्टर चले गांव की ओर कार्यक्रम शुरू किया है। कौन कार्यक्रम शुरू हुआ है, शहर के डॉक्टर चले गांव की ओर, शहर के डॉक्टर चले गांव की ओर, ठीक है। ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसी कार्यक्रम के तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार के 38 जिला से 38 गांव लेगा, हर जिला से एक गांव लेगा। अगर पूछ देगा हर जिला से कितना गांव लेगा तो एक गांव, पूछेगा पूरे बिहार में कितना गांव लेगा तो 38 गांव ले लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। घुमा फिरा किसी तरह पूछेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें डिस्कशन तो कुछ देना नहीं है, बस वो बता दिए शहर के डॉक्टर चले गांव की ओर, ठीक है। शहर के डॉक्टर जा रहे हैं गांव की ओर, तो इसी योजना के तहत ले रहे हैं। कार्यक्रम में पूछ देगा तो बता दीजिएगा, बाकी इसमें जो भी अपडेट होगा हम आपको बता देंगे। मान लीजिए हर जिला में कोई सेंटर वगैरह खोलते हैं या क्या क्या करते हैं जो गांव को लेते हैं, या कितना फंडिंग कर रहे हैं, उसमें क्या क्या सुविधा लगाया जा रहा है, आने वाले वीडियो में जो भी करंट होगा सब कवर करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए चौथा नंबर है, पटना नगर निगम ने सफाई व्यवस्था के लिए किस शहर के तर्ज पर मेरा शहर मेरा जवाबदेही, ठीक है, मेरा शहर मेरा जवाबदेही योजना शुरू किया है। कौन सी योजना है, मेरा शहर मेरा जवाबदेही योजना शुरू किया गया है। तो पूछा जा रहा है किस शहर में ये चल रहा है, उसी के तर्ज पे किया गया है, तो यह है इंदौर। कहाँ, इंदौर में चल रहा है मेरा शहर मेरी जवाबदेही, इसी के तर्ज पे पटना नगर निगम जो है सफाई व्यवस्था के लिए ये योजना चला रहा है, इसी के तर्ज पे, ठीक है। ये हो गया इंदौर। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो वन लाइनर है, सिंपल है कि कौन योजना है, मेरा शहर, ठीक है, मेरी जवाबदेही किसको देख के हम लोग चला रहे हैं, किस तर्ज पे चला रहा है, तो इंदौर के तर्ज पे चला रहा है। इंदौर की बात करें तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। अच्छा, एक मुंगेर आया था ना सबसे पहले क्वेश्चन में, एक करंट हम भूल गए, दिमाग से उतर गया था। पूछ देगा बिहार में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ जिला कौन है, तो वो हो जाएगा मुंगेर। कौन होगा, मुंगेर। सबसे स्वच्छ जिला गंगा नदी के किनारे मुंगेर हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर गुजरती है, तो 411 किलोमीटर। कितना, 411 किलोमीटर गुजरती है, ठीक है। बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी गुजरती है, तो 12 जिला। कितना, 12 जिला से बिहार के गंगा नदी गुजरती है, ठीक है। उसके बाद देखिए
12 जिला से गुजरती है, पूछ देगा पटना में कितने किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, पटना में पूछ देगा कितने किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की, तो 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। देखिए 99 किलोमीटर हो गया पटना में गंगा नदी की लंबाई, 411 किलोमीटर हो गया पूरे बिहार में पूरे बिहार में गंगा नदी की लंबाई, ठीक है। कितना जिला क्रॉस करती है, तो 12 जिला से गुजरती है, ठीक है। पूछ देगा एंट्री कहां मारती है, तो एंट्री मारती है बक्सर में, ठीक है, बक्सर के चौसा से गंगा नदी बिहार में घुसती है। निकलने की बात होगी तो कटिहार के मनिहारी घाट से, कहां, कटिहार के मनिहारी घाट से गंगा नदी बिहार से निकलती है, घुसती है बक्सर के चौसा से, निकलती है कटिहार के मनिहारी घाट से, और जब घुसती है, ठीक है, तो 12 जिला को क्रॉस करती है। किसको, 12 जिला को क्रॉस करती है। पूछ देगा बिहार में कितना किलोमीटर लंबाई है, तो 411 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, 12 जिला को क्रॉस करती है। बिहार की राजधानी है पटना, पटना में पूछ देगा कितने किलोमीटर है, तो पटना में है 99 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई। एकदम इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी पे एकदम इफेक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग कभी करा देंगे कि कौन कौन जिला से गुजरते हैं, अभी उतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो और देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग और मतलब पटना नगर निगम की बात करते, तो पटना नगर निगम से एक दो करंट है। पहला तो हो गया था मेरे शहर मेरे जवाबदेही, इंदौर के तर्ज पे किया गया है। और देखिए भारत में डिजिटल पेमेंट ई रुपया का इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना बना है, ठीक है। ई रुपये का इस्तेमाल करने वाला पटना कौन भारत का पहला नगर निगम है, तो पटना नगर निगम ई रुपये का इस्तेमाल करेगा, जो भारत का सबसे पहला है। उसके बाद देखिए पटना नगर निगम की ये महापौर की बात हो रही है, तो सीता साहू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सीता साहू महापौर है पटना नगर निगम की। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज लाए हैं, ठीक है, कुछ सैन्य अभ्यास लाए हैं। सैन्य अभ्यास देख लीजिए, देखिए सैन्य अभ्यास 20-25 गो है, ठीक है, होता तो हर साल सेम नाम से है, लेकिन अलग अलग स्पेसिफिक प्लेस पे होता है, इसीलिए 2022 वाला नहीं लाए हैं। ये जो लाए हैं सबसे करंट है, ठीक है, सबसे एकदम तत्काल का हाल फिलहाल का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला लाए हैं। 20-25 एक बार लाएंगे तो उतना डाइजेस्ट होगा नहीं, याद भी नहीं होगा, इसलिए हल्का हल्का देखिएगा तो याद होगा। उसके बाद देखिए पांचों बताते हैं, देखिए कहाँ कहाँ है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र बोल गए तो सैन्य अभ्यास होगा दो देश के बीच में, किसके बीच में, दो बीच, तो भारत और एक देश और होगा। तो भारत आप समझ जाइएगा, हम लिख देते हैं किसके साथ हो रहा है, तो यहाँ इंडिया लिख देते हैं, ठीक है, आईएन से इंडिया, वर्सेस लिख देते हैं वर्सेस सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, इंडिया वर्सेस सिंगापुर, इंडिया वर्सेस सिंगापुर कौन, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 इंडिया और सिंगापुर के बीच में। उसके बाद देखिए ला पेरोस, ला पेरोस की बात करें तो ला पेरोस बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत राष्ट्र का लोग उसमें भाग लिया है, तो बहुराष्ट्रीय, ठीक है, बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, ठीक है, बहुराष्ट्रीय, ठीक है, बहुराष्ट्रीय हो जाएगा ला पेरोस। अब ला पेरोस बहुराष्ट्रीय होगा, तो जो बहुराष्ट्रीय होता है ना, बहुराष्ट्रीय होता है तो उसका जहां पे होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पे होता है। तो ला पेरोस हुआ है बहुत राष्ट्रों के बीच में। पूछा है कहां हुआ है, तो हुआ है हिंद महासागर में। कहां हुआ है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर में हुआ है ला पेरोस। ला पेरोस कहां हुआ है, हिंद महासागर में, ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय। उसके बाद देखिए सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री होगा भारत और जापान के बीच, किसके, भारत और जापान, आईएन लिख देते हैं, इंडिया वर्सेस जापान, ठीक है, इंडिया वर्सेस जापान हो गया क्या, सिन्यू मैत्री। उसके बाद देखिए डस्टलिक 4, डस्टलिक 4, डस्टलिक 4 एक्सरसाइज 2023 का हिसाब है, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान में, किसमें, भारत और उज्बेकिस्तान में, ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो इंडिया लिख देते हैं, इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होगा क्या, दस्तलिक। उसके बाद देखिए धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन ये भारत और जापान में होगा, ठीक है, भारत और जापान, इंडिया, इंडिया वर्सेस जापान लिख देते हैं, ठीक है, इंडिया वर्सेस जापान लिख देते हैं। उसके बाद देखिए तर्कस, तर्कस 4 एक्सरसाइज, ये इंडिया, इंडिया, ठीक है, इंडिया वर्सेस अमेरिका लिख देते हैं, अमेरिका, अमेरिका के बीच में होता है इंडिया वर्सेस अमेरिका। देखिए होता तो बहुत सारा एक्सरसाइज है, एक देश के बीच में 3, 4, 5, 6 मतलब 5-6 तक हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग हल्का हल्का ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाएंगे तो आप लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और एक बार लाएंगे ना, जैसे जापान में 3-4 होता है, जैसे धर्म गार्जियन हो गया, वीर गार्जियन भी जापान में होता है, ठीक है, गरुड़ शक्ति, ठीक है, वरुण शक्ति, गरुड़ शक्ति हो गया, समुद्र शक्ति हो गया, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, ठीक है। तो एक बार इंडोनेशिया से जो होता है वो ला देंगे, जापान से जो होता है वो ला देंगे, एक बार पहले पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र रहेगा भारत और सिंगापुर के बीच, ला पेरोस हो जाएगा बहुराष्ट्रीय, लेकिन हुआ कहाँ है बहुराष्ट्रीय, तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में।
सिन्यूमेत्री भारत और जापान, दस्तलिक हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान, धर्म गार्जियन हो गया भारत और जापान, ठीक है। और तर्कस की बात करें तो तर्कस हो गया भारत और अमेरिका। यहाँ धर्म गार्जियन है ना, वीर गार्जियन भी पूछ देगा तो होगा भारत और जापान, गार्जियन रहेगा तो भारत जापान मार दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ हिंद महासागर की बात आई है तो हिंद महासागर से एक मतलब क्वेश्चन याद आया कि एक तूफान आया था, ठीक है। तूफान आया था, तूफान का नाम था मोचा। कौन तूफान आया था? मोचा आया था, मोचा तूफान आया था, मोचा, ठीक है। तूफान का नाम था मोचा। आया कहाँ था? तो हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। मोचा आया था हिंद महासागर में। हिंद महासागर में आया था तो भारतीय नौसेना ने, ठीक है, क्षति पहुंचाया था किसको? म्यांमार को। किसको? म्यांमार को, ठीक है। म्यांमार को क्षति पहुंचाया था मोचा तूफान। हिंद महासागर में आया था, भारतीय नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन करुणा। क्या नाम था ऑपरेशन का? करुणा, ठीक है। करुणा ऑपरेशन चलाया गया। कौन ऑपरेशन? करुणा ऑपरेशन चलाया गया। ये हिंद महासागर आया तो हमको याद आया तूफान आया। कौन तूफान? तूफान, ठीक है, तूफान लिख देते हैं। तूफान आया मोचा, मोचा तूफान आया। क्षति किसको पहुंचाया? म्यांमार को क्षति पहुंचाया। आया कहाँ था? तो हिंद महासागर। हिंद महासागर के क्षेत्र में ही है म्यांमार, याद रखिएगा। और भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन करुणा, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लिख देते हैं, ऑपरेशन करुणा चलाया गया। पूछ देगा मोचा जो तूफान है, क्वेश्चन पूछता है कि इसका नामकरण कौन किया था, तो मोचा के नामकरण की बात आएगी तो मोचा का नामकरण किया था यमन। मोचा का नामकरण किया था यमन, ठीक है। मोचा का नामकरण किया था यमन। ये सबसे लेटेस्ट वाला है, ठीक है। आगे जब जुलाई का हम लोग जून जुलाई का जब करंट अफेयर करेंगे ना तो उसमें भी एक दो तूफान आया था जो गुजरात में क्षति पहुंचाया, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल ये मोचा के बारे में जान लीजिए। तूफान का नाम है मोचा, आया था हिंद महासागर में, क्षति पहुंचाया है म्यांमार को। भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन करुणा, ठीक है। और यमन के द्वारा मोचा का नामकरण किया गया। इस तूफान का नामकरण किया गया किसके द्वारा? यमन के द्वारा। वो एक्सरसाइज सन्निवेश ये सब आया था ना तो याद आ गया। ऐसे ही जो करुणा है ना, ऑपरेशन करुणा, हम 4-5 बार करा चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत बार कराए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए बिहार हिंदी साहित्य सम्मान, ठीक है। कौन सम्मान है? बिहार हिंदी साहित्य सम्मान। बिहार हिंदी साहित्य सम्मान अब किसके नाम से दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब नाम से दिया जाएगा, मतलब नाम इसका बदल गया है। किसका नाम बदल गया है? बिहार हिंदी साहित्य सम्मान का नाम बदल गया है। तो अब किसके नाम से दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर आरती राजहंसा के नाम से, ठीक है। राजहंस है, सॉरी, डॉक्टर आरती राजहंस के नाम से दिया जाएगा। कौन सम्मान? बिहार हिंदी साहित्य सम्मान। बिहार हिंदी साहित्य सम्मान किसके नाम से? डॉक्टर आरती हंस, डॉक्टर आरती राजहंस, डॉक्टर आरती राजहंस, डॉक्टर आरती राजहंस के नाम से दिया जाएगा बिहार हिंदी साहित्य सम्मान। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो डिस्कशन नहीं है, लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, हम लोग वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आपको एक बकवास क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके बाद से जो डिस्कशन मिलेगा, आप कहीं भी कोई भी वीडियो उठा लीजिएगा, ऐसा डिस्कशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप अगर 1 महीने का जो भी मेरा वीडियो देखा होगा ना, वो बिहार का करंट अफेयर का किताब उठा कर देखिए, उसमें से 80% जो पोर्शन है हम लोग कवर करा दिए हैं। देखिए किताब पढ़िएगा, नो डाउट आपको वही चीज़ मिलेगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। यहाँ बार बार सुनिएगा, बार बार बोला जाएगा, बार बार देखिएगा तो आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व ड्रग्स दिवस, ठीक है। विश्व ड्रग्स दिवस 26 जून 2023 की थीम क्या है? तो विश्व ड्रग्स दिवस मनाते हैं 26 जून को, ठीक है, मनाते हैं 26 जून को। पूछ रहा है इसकी थीम क्या है? तो इसके थीम की बात करें तो थीम है, थोड़ा लंबा है, देख लीजिएगा अच्छे से, लोग पहले कलंक और भेदभाव रोके। क्या रोके? लोग पहले कलंक और भेदभाव रोके, ठीक है, और रोकथाम को मजबूत करे, रोकथाम को मजबूत करे। यह विश्व ड्रग्स दिवस का थीम है जो 26 क्या है? जून को मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है। तो इसका थीम है लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोके, लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोके, रोकथाम को मजबूत करे। क्या करे? रोकथाम को मजबूत करे, ये थीम है उसका। इसका आंसर होगा ए नंबर। थोड़ा देख लीजिए, 1-2 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तो कुछ डिस्कशन देना नहीं है, ठीक है। डेट याद कर लीजिए कब क्या मनाते हैं, ठीक है। और उसी सिलसिले में हम लोग 4 लाए हैं, ठीक है। और ये 4 नहीं है, ये है 8 के बराबर। देखिए हम बताते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस पूछ रहा है तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अच्छा देखिए ये जनवरी वाला हम
तीसरी बार करा रहे हैं, ठीक है, तीसरी बार करा रहे हैं। पहले करा चुके हैं हम जनवरी वाला, ठीक है। ऐसे करके हम लोग का टारगेट है कि दिसंबर तक का पूरा दिवस कवर कर देना है। कब तक? दिसंबर तक। एग्जाम के पहले आप लोग का दिसंबर तक का पूरा दिवस खत्म हो जाएगा, ठीक है। जनवरी वाला लास्ट टाइम रिपीट करें, इसके बाद से जनवरी वाला रिपीट नहीं होगा, फरवरी वाला आएगा, नहीं तो इसमें कुछ बचा है वो पोर्शन आएगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाला लास्ट बार करा रहे हैं। उसका देखिए प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। कब? 9 जनवरी, JNN लिख दे रहे हैं। 9 जनवरी को हो गया प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन गांधी जी भारत आए थे। क्या हुआ? गांधी जी भारत आए थे। अब देखिए, एक होता है भारतीय स्तर पे मनाया जाता है, एक होता है विश्व के स्तर पे मनाया जाता है। तो भारत और विश्व वाला हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जब आप रिलेट करके याद कीजिएगा ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा और ऐसे बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस हो जाएगा 9 जनवरी। पूछ देगा विश्व प्रवासी दिवस, ठीक है। विश्व प्रवासी दिवस, देखिए विश्व लिख दे रहे हैं तो विश्व प्रवासी, ठीक है, विश्व प्रवासी, ठीक है। विश्व प्रवासी पूछ देगा तो मैथ तो हल्का फुल्का आप जानते होंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, साल का पहला महीना है जनवरी या साल का आखिरी महीना है दिसंबर, तो 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी हो जाएगा 18 और जनवरी के पहला महीना हो गया, सबसे लास्ट में हो जाएगा दिसंबर, तो 18 दिसंबर को हो जाएगा विश्व प्रवासी दिवस। विश्व प्रवासी दिवस हो गया 18 दिसंबर को। एकदम रिलेट करके याद करना है, रिलेट करके याद कीजिएगा तो ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस बोल रहा है तो ये हो जाएगा आपको विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। कब हो जाएगा? विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस हो गया 10 जनवरी। अब पूछ देगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा 14 सितंबर। कब हो जाएगा? 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 यहाँ राष्ट्रीय लिख देते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ राष्ट्रीय लिख देते हैं, ठीक है, या हम राष्ट्रीय लिख देते हैं अच्छे से ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी ये हो जाएगा कब? राष्ट्रीय हिंदी हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 सितंबर। कब? 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर हो गया राष्ट्रीय हिंदी। विश्व हिंदी 10 जनवरी। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछेगा तो हो जाएगा 12 जनवरी। 12 जनवरी, 12 जनवरी, ठीक है। 12 जनवरी हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अब पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व युवा दिवस, तो विश्व युवा दिवस हो जाएगा आपको 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त को। डेट नहीं बदलना है, डेट नहीं बदलना है, 12 एज इज इट 12 ही रहेगा। बस जनवरी है, जनवरी के बदले हो जाएगा अगस्त, जनवरी के बदले अगस्त हो जाएगा, तो 12 अगस्त AUG, ठीक है, 12 अगस्त हो जाएगा, 12 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, विश्व लिख देते हैं, विश्व युवा दिवस, विश्व युवा, ठीक है। विश्व युवा हो गया अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। विश्व युवा हो गया अंतर्राष्ट्रीय बोलिए, विश्व युवा दिवस बोलिए। ये हो गया कब? आपको हो गया 12 अगस्त को, 12 अगस्त को। तो ये युवा वाला हो गया, युवा वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कराते हैं, देखिए विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी बोलते जाइए, याद हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय, भारतीय पूछ देगा तो 9 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय पूछ देगा या विश्व प्रवासी दिवस पूछ देगा तो 18 दिसंबर। कब? 18 दिसंबर। 9 दूनी 18, जनवरी से सीधे दिसंबर में रिलेट करके याद कीजिए। उसका देखिए विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस होगा 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ देगा तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ देगा तो ये हो जाएगा 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व युवा दिवस पूछ देगा तो वो हो जाएगा आपको 12 अगस्त को। डेट वही रखना है, बस जनवरी को अगस्त में बदल देना, ठीक है। रिलेट करके याद कीजिएगा, सब याद होगा, ठीक है। हम लोग को बहुत कुछ, हम लोग क्या बोलो, बहुत बच्चों को सब याद रहता है, ऐसे रिलेट करके याद करता है लोग, तो ठीक है। अच्छा, एक दिवस है, ठीक है, एक दिवस है एकदम नया नया है, आपको किसी किताब में जल्दी नहीं मिलेगा। उसका नाम है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये जनवरी में ही आता है, इसीलिए बताए हैं। आप तो जानते हैं कि बिहार मतलब क्या, बिहार क्या, भारत ना, मतलब स्टार्टअप के लिए बहुत ही फेमस हुआ है। स्टार्टअप वगैरह बिहार मतलब भारत में बहुत फेमस हुआ है। तो पूछ देगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है, लिख देते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्टार्टअप, ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप, राष्ट्रीय स्टार्टअप, ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप हो जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पूछ देगा, सॉरी एक्शन, राष्ट्रीय स्टार्टअप, ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस,
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पूछ देगा, हो जाएगा 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी, एकदम लेटेस्ट है 16 जनवरी, किसी किताब उताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हो जाएगा 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी। 16 जनवरी होगा क्या? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। अच्छा, बिहार के लिए बताए थे क्या? मेघा दिवस। कौन दिवस? मेघा दिवस। लिख देते हैं, याद हो जाएगा, मेघा दिवस। मेघा दिवस बताए थे बिहार के लिए, बिहार के लिए बताए थे मेघा दिवस कब होगा? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर बताए थे। और 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है, इनका जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है, बिहार में इनका जन्म हुआ था, और बिहार के सिवान के जिला देई में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो 3 दिसंबर को इनके जन्म हुआ था, बिहार के जिला देई में इनका जन्म हुआ था। और जो राजेंद्र प्रसाद है, एक होता है ना मृत्यु स्थल या समाधि स्थल, का नाम क्या है? तो उनका नाम है महाप्रयाण घाट। क्या नाम है? महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद का क्या है? समाधि स्थल का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। मेघा दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वितस्तता महोत्सव मनाया गया? वितस्तता महोत्सव मनाया गया, ठीक है। तो वितस्तता महोत्सव की बात करें तो वितस्तता महोत्सव जो होगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। वितस्तता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा वितस्तता महोत्सव, इसका डिस्कशन देख लीजिए, इसका डिस्कशन देख लीजिए। डिस्कशन देखिए, पूरे देश को जम्मू कश्मीर की महान सांस्कृतिक विरासत और विविधता से अवगत कराने के उद्देश्य से वितस्तता महोत्सव मनाया जाता है। ये नदी के लिए मनाया जाता है। क्या जी के लिए? नदी के लिए। पूछ देगा वितस्तता महोत्सव कहाँ है? तो वितस्तता नदी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। वितस्तता महोत्सव इसलिए जम्मू कश्मीर। उसको देखिए, यह महोत्सव वितस्तता नदी से जुड़ी लोक मान्यताओं पर केंद्रित है। वितस्तता नदी को वैदिक काल से ही बहुत पवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। और आधुनिक नाम पूछ देगा वितस्तता नदी का। आप हिस्ट्री जब पढ़िएगा ना तो उसमें आएगा इसका आधुनिक नाम क्या है, झेलम का आधुनिक नाम क्या है, चिनाब का आधुनिक नाम क्या है। तो वितस्तता का जो आधुनिक नाम पूछेगा तो वितस्तता का आधुनिक नाम है झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी। अब बात आ गई, ये वैदिक काल में पूछ दीजिए, वैदिक काल में था और वेदों के हिसाब से। अब बात आ गई वेद की, तो वेद देखिए, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। किसका? सिंधु नदी का। उसके बाद देखिए, और वेद में सबसे पवित्र नदी पूछ देगा तो सबसे पवित्र नदी हो जाएगी सरस्वती। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। और इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार, ठीक है, गंगा नदी का प्रयोग सिर्फ 1 बार, और यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। अगर क्वेश्चन का रिलेशन वैसे आएगा ना तो हम लोग आपको बताते जाएंगे कहाँ क्या है, ठीक है। अब देखिए, ये तो 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन से पहले कुछ बता देते हैं। बात हुई थी वितस्तता महोत्सव की, ठीक है, वितस्तता महोत्सव की। करंट में बाजरा बहुत फेमस हुआ है। 2023 को बाजरा का वर्ष घोषित किया गया था। बाजरा का वर्ष मतलब मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था 2023 को, ठीक है। अब बाजरा महोत्सव देखिए, बाजरा से हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बाजरा से 3-4 मतलब अलग अलग वर्ड से ये महोत्सव, मेला, उत्सव, इस सब का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए, और मिशन वगैरह भी आया है, मतलब बाजरा से बहुत सारा नाम प्रचलित हुआ है। तो अगर घुमा फिरा कर पूछेगा तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन फंसे, इसीलिए हम बार बार बाजरा को आपको बार बार याद दिलाएंगे। देखिए, पहले लिख देते हैं हम बाजरा। क्या लिख देते हैं? बाजरा। अब देखिए, बाजरा लिख दिए, उसके बाद हम स्लैश करते जाएंगे, नीचे करते जाएंगे तो देखिएगा, बाजरा मिशन पूछेगा। देखिए, बाजरा मिशन पूछेगा, बाजरा मिशन हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा? असम में। बाजरा मिशन हो गया असम में। उसके बाद देखिए, बाजरा मिशन हो गया, उसके बाद देखिए बाजरा महोत्सव, ये कर देते हैं बाजरा, उसका महोत्सव, बाजरा महोत्सव। बाजरा महोत्सव पूछेगा तो बाजरा महोत्सव हो जाएगा देहरादून में। कहाँ होगा? देहरादून, देहरादून, ठीक है, देहरादून। बाजरा महोत्सव हो जाएगा देहरादून में। बाजरा महोत्सव हो गया देहरादून में। उसके बाद देखिए, बाजरा मिशन हो गया असम, बाजरा महोत्सव हो गया देहरादून। उसके बाद देखिए, महोत्सव देहरादून, उत्सव, उत्सव पूछ देगा तो हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। कहाँ होगा? गांधीनगर गुजरात। देखिए, बाजरा उत्सव, बाजरा उत्सव, ठीक है, बाजरा उत्सव हो गया गांधीनगर, गांधीनगर। बाजरा उत्सव हो गया गांधीनगर गुजरात में। आप लोगों को पता है गुजरात, गांधीनगर गुजरात हो गया। उसके बाद देखिए, उत्सव हो गया। अब देखिए,
एक आएगा बाजरा मेला। बाजरा मेला, बाजरा मेला हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु। बाजरा लिख गया, ये बाजरा है सीधे, उसका देखिए बाजरा मेला, बाजरा मेला हो जाएगा। बाजरा मेला होगा बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु हो गया। बाजरा मेला देखिए 5 है, याद कर लीजिए। बाजरा मिशन असम, बाजरा मिशन असम, बाजरा मिशन असम। बाजरा महोत्सव देहरादून उत्तराखंड, बाजरा महोत्सव देहरादून, बाजरा महोत्सव देहरादून। उसके बाद देखिए बाजरा उत्सव, बाजरा उत्सव की बात करें तो बाजरा उत्सव हो जाएगा गांधीनगर गुजरात, गांधीनगर गुजरात, बाजरा उत्सव गांधीनगर गुजरात। बाजरा मेला हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ? बाजरा मेला बेंगलुरु में, ठीक है। ये 4 हो गया। और बिहार करंट अफेयर आप इसमें इंक्लूड है, बिहार से क्वेश्चन पूछेगा तो बिहार के संदर्भ में देख लीजिए। बिहार के संदर्भ में अगर बाजरा महोत्सव पूछेगा तो वो हो जाएगा भोजपुर में। कहाँ होगा? भोजपुर में। ये बाजरा महोत्सव इधर हम लिख देते हैं और लिख देते हैं बिहार में। बिहार में अगर पूछेगा तो बिहार में हो जाएगा भोजपुर में। कहाँ होगा? भोजपुर में, ठीक है, भोजपुर में हो जाएगा। ये बिहार वाला, बिहार में अगर पूछ देगा बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है तो बिहार में बाजरा महोत्सव हुआ है भोजपुर में, ठीक है। 5 हो गया बाजरा से, एकदम याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए अगर पूछ दिया तो गड़बड़ाइएगा पक्का। बाजरा मिशन असम, मिशन पूछ देगा असम, महोत्सव पूछेगा तो देहरादून उत्तराखंड, उत्सव पूछेगा तो गांधीनगर गुजरात, मेला पूछ देगा तो बेंगलुरु में। अब बाजरा महोत्सव बिहार के संदर्भ में पूछ दिया तो कहाँ होगा? भोजपुर में। याद कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। एक साथ ला दिए ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो एक बार बाजरा मिशन पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा बाजरा महोत्सव, एक बार पढ़िएगा बाजरा मेला, एक बार पढ़िएगा बाजरा उत्सव, उसके बाद पढ़िएगा एक बार बिहार में कहाँ हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए एक साथ ला दिए, इसीलिए ताकि आप लोग को आसानी पड़े। एकदम स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, लिख लेना है कोई तो लिख लीजिए। सवेरे से हम खाली पेट देखिएगा तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा, याद भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने के लिए देखिए इंडस एक्स, ठीक है, इंडस एक्स का आयोजन किया है, ठीक है। तो पूछ रहा है किस देश के बीच में आयोजन हुआ है इंडस एक्स, भारत और किस देश के बीच में आयोजन हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजन हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजन हुआ है। यूथ एक्सरसाइज तो हम आपको बताए हैं, ठीक है। तर्कस बताए थे, क्या बताए थे? तर्कस, तर्कस भी भारत और अमेरिका के बीच में। और यहाँ आ गया एक इंडस एक्स, देखिए देश का अलग अलग हम छांट के ला देंगे, जैसे बाजरा को छांट के लाए हैं ना एक बार, उसी तरह अमेरिका से कौन कौन एक्सरसाइज हुआ है, सिंगापुर से कौन हुआ है, जापान से कौन हुआ है, इंडोनेशिया से कौन हुआ है, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑल ओवर पूरा ला देंगे। पहले एक बार ओवरऑल सब खत्म कर लीजिए ताकि नजर के सामने से गुजरेगा ना। देखिए एक बार में कुछ थोड़ी याद होता है, एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है, एक बार में नहीं याद होगा। आप 10 बार जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं याद होगा। और क्वेश्चन आप जाइएगा ना आपको आएगा सब, लेकिन कंफ्यूजन में आप गलत मानिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए इसके बात करें डिस्कशन की, देखिए इंडस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक और रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक रक्षा पहल है, ठीक है। रक्षा पहल है क्या बढ़ाने के लिए? राजनीतिक और रक्षा साझेदारी को। यह पहल इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कौन इनिशिएटिंग, ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत आती है। इसी के तहत हाल ही में दोनों देश के मध्य अमेरिका के वाशिंगटन में इसका आयोजन किया गया था। प्लेस पूछ देगा तो अमेरिका के वाशिंगटन में, ठीक है। उसके बाद देखिए हालांकि दोनों देश के मध्य इंडस एक्स के शुभारंभ के संबंध में प्रारंभिक चर्चा, ये दोनों ये सब मत देखिएगा, आलतू फालतू है, ठीक है, हटा दीजिए। बस उतना जान लीजिएगा कि ये वाला जो एक्सरसाइज है कौन वाला इंडस एक्स, ये वाला भारत और अमेरिका के बीच में आयोजन होता है, ठीक है। और बात करें आज की करंट की तो आज का करंट का श्रृंखला हमारा यहीं समाप्त होता है। आपसे आपको डेली करंट मिलेगा, सैटरडे हो संडे हो एकदम डेली मिलेगा, उसमें के लिए टेंशन फ्री रहिएगा। और डेली देखिए आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और जितना ज़्यादा हो सकेगा ना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एकदम भर भर के प्यार दीजिए हम लोग के चैनल को। थैंक यू।